तो दोस्तों रिमझिम मक्खी हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी पर बैठ जाती है। हलवाई कहता है वाह कितनी सुशील मक्खी है, अच्छी अच्छी चीज़ों पर बैठती है। रिमझिम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सामने वाली नाली पर बने पीले टापू पर जाकर बैठ जाती है और हलवाई को कहती है अब बोल। तानाजी की रिलीज के बाद कुछ माऊ पुत्र वही रिमझिम मक्खी बन गए हैं। क्या कहा है फिल्म और हिंदुत्व के बारे में, कितना सच कहा है उसमें से और उसको कहने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, वो आपके होश उड़ा देगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों 10 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म तानाजी और उसके बाद लिबरल्स की जो लुंगी थी वो हिरोशिमा बन गई और विस्फोट की आग हर गलत जगह पहुंची। फिल्म को हर प्लेटफॉर्म से अच्छी रेटिंग मिल रही थी, लेकिन द वायर के लिब्रांडू उस मूंगफली को छील रहे थे जिसमें कोई दाना ही नहीं था। द वायर वालों का रिव्यू आया कि प्रोपेगेंडा से भरी हुई एक मीडियोकर फिल्म है ये, लेकिन जो असली चेहरा था ना वो तो हेलमेट के नीचे छुपा हुआ था। हेडिंग के नीचे इस आर्टिकल की लिखा हुआ था कि जो तानाजी है वो एक फिल्म नहीं है, एक प्रेजेंटेशन है मोदी और शाह के सामने उनके भारत के घटिया आइडियाज को दिखाने के लिए। आगे लिखा कि तानाजी एक बांटने वाली स्टोरी दिखाती है, वो भी उस समय जिस समय भारत को फाड़ा जा रहा है। और इसके बाद लिखा गया कि जो फिल्म है ये हिंदू राष्ट्र को ट्रिब्यूट है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ड्रेस्ड अप स्लाइस है इतिहास का और लाइव मिंट इसे कार्टून हिस्ट्री बता देता है। एनडीटीवी वाले कहते हैं कि भाई ये फिल्म जो है ना आंखों को ठीक लग सकती है लेकिन दिमाग को नहीं। और द क्विंट वाले जो हैं वो हद ही कर देते हैं, वो सीधा सीधा इस फिल्म को इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद क्विंट वाले जो हैं द वायर वालों की तरह इसे बीजेपी से रिलेट कर देते हैं और फिल्म का एक डायलॉग अपने आर्टिकल में चेप देते हैं जिसमें लिखा होता है कि किस तरीके से वो हमारे जानवर चुरा लेते हैं, कैसे हमारा जीना ना जीने के बराबर है और कैसे हमें मैयतों में जय श्री राम तक नहीं बोलने दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डायलॉग है सीधा सीधा सभासद भाकर से लिखा गया है, जो कि मराठों की दृष्टि से लिखे गए मराठी भाषा के सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स में से हैं जो कि छत्रपति शिवाजी के बारे में बताते हैं। सभासद भाकर का इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। छत्रपति शिवाजी जो है वो बीजापुर में है, राज्य मुस्लिम शासकों के अंडर है, तो गाय का जो वध है वो फ्रीक्वेंट है। शिवाजी राजे को बुरा लगता है और वो अपने पिता के घर में ऑफिशियल से कहते हैं मुस्लिम शासकों के टुकड़ों पर जीवित रहना और गौवंश का वध देखने से मृत्यु बेहतर है। इसके आगे दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एक जो बुचर होता है वो काउ स्लाउटर करने वाला होता है और छत्रपति शिवाजी पैसे देकर उसे छुड़ाते हैं। और क्विंट वालों की जो पहली दो लाइनें हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम हैं, आप पढ़कर देख लो। वहीं मैयत के अंदर जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता। इसका जवाब यह है कि फिल्म के अंदर जो डायलॉग यूज हुआ है उसमें बोला गया है कि किस प्रकार से जो फ्यूनरल है उसके अंदर श्री राम तक नहीं बोलने दिया जाता है। जय श्री राम नहीं है, श्री राम है। दूसरी तरफ आप ये पढ़िए कैसे हिंदूज को उनकी होली साइट्स पर नहाने तक पर टैक्स देना पड़ता था, कैसे नाम जपने तक पर टैक्स देना पड़ता था। मैयत में जोर से जय श्री राम बोलना तो और बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या फिल्म में सचमुच में ऐसे सीन्स हैं? क्या फिल्म सचमुच में इस्लामोफोबिक है? जी नहीं। इनफैक्ट तानाजी की आर्मी में एक मुस्लिम व्यक्ति को दिखाया गया है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजे को खोलता है जिसका नाम होता है कल्याण दरवाजा, और जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसमें ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट उदय भान को इंट्रोडक्शन के समय राजपूत कहा जाता है, लेकिन फिल्म के अंदर वो जो शब्द है राजपूत उसे म्यूट कर दिया गया है। फिल्म का जब ट्रेलर आया तो भाई एक डायलॉग था कि जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है ना तो ब्राह्मणों के जनेऊ सलामत रहते हैं। फिल्म के अंदर से ये डायलॉग भी हटा दिया गया है, जबकि ये डायलॉग सीधा सीधा सभासद भाकर से लिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर यह सब पहली बार नहीं हो रहा है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जहरीला राष्ट्रवाद था और फिल्म के अंदर से 72 हुरो वाला डायलॉग हटा दिया गया था। मणिकर्णिका राष्ट्रवाद का फिल्टर थी, झांसी की रानी को सिर्फ एक स्टंट क्वीन की तरह बना दिया गया था और फिल्म के अंदर से सीन्स को हटाने की बातें हुई थी। जॉन अब्राहिम की परमाणु एक ऐसी ड्रामा फिल्म थी जो कि किसी हॉरर फिल्म की तरह खत्म होती है। रेटिंग्स का भी यही हाल था, परमाणु को सिर्फ 1.5 स्टार और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 2.5 स्टार। मतलब शादी में गुलाब जामुन को छोड़कर टिंडे की सब्जी के सामने लाइन लगी हुई है। पर अब सवाल यह आ जाता है कि लिब्रांडूज ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, तो हमें संजू मूवी से समझना पड़ेगा। फिल्म के अंदर कोई भी जहरीला राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन फिर भी एनडीटीवी ने रिव्यू दिया कि बीजेपी के परेश रावल जो हैं वो सुनील दत्त के रोल में आउट ऑफ प्लेस हैं क्योंकि सुनील दत्त सेकुलर थे। उरी को जहरीला राष्ट्रवाद क्यों कहा गया था? क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी वो बीजेपी के समय में हुई थी और फिल्म जो थी वो इलेक्शन से पहले आ रही थी, बीजेपी को फायदा हो जाता। और तानाजी को तो सीधा सीधा भैया मोदी और शाह के सामने प्रेजेंटेशन ही बता दिया है। तो भैया इनकी असली दिक्कत यह है कि जो फिल्म
फिल्में हैं वो नेशनलिज्म को बढ़ा देती हैं और इससे बीजेपी का फायदा हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन्होंने अपने मुंह से कहा है, सुनिए। For the longest time, Bollywood had this very secularish, like constitutional values को बढ़ावा देते हुए, constitutional loving films. I mean, हमें देख के लग रहा है कि हमारे बारे में भी यही कहानी। So I think that there was a lot of that kind of stuff which was amazingly positive. But equally, I think that now, especially because you talked about historicals, I want to say this. And I'm not accusing anyone. I'm not saying they're doing it with an agenda. But I'm really sorry. But it seems to me that the kind of historicals that are coming out of Bollywood in the last few years, they are totally playing into the Hindutva ideology and the Hindutva writing and rewriting of history. All right? Because they clearly haven't studied any of the villains that they are propagating. I mean, it's just bizarre. You show a Muslim ruler who can't devouring a piece of chicken. He doesn't know how to eat only. Like he's a demon. It's just playing so like, I mean, without even any mask, so nakedly into this agenda. I mean, we're sitting at a time when the entire Mughal period of this country has been kharij karified as like it's and all factually incorrect. Saffron washed it. No, it's all factually incorrect. I mean, I think that historians will die when they sit and watch these historical films that are coming out. I think it's really important that we take a moment and we're like, do we realize what we're doing? But you're definitely increasing communal disaffection. लेकिन इन माओ पुत्रों का आखिर लक्ष्य है क्या? तो उसके लिए हमें करीब 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। यूपीए 2 के समय में भारत के गृह मंत्री उस समय हिंदू आतंकवाद जैसे विशेषण दे रहे थे। 26/11 को हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था। बाटला हाउस पर आंसू बहाए जा रहे थे। कम्युनल वायलेंस बिल लाया जा रहा था जिसके अनुसार कोई भी माइनॉरिटी का व्यक्ति किसी हिंदू को अरेस्ट करवा सकता था जो कि नॉन बेलेबल होता और खुद को इनोसेंट प्रूव करने की जो जिम्मेदारी थी वो हिंदू के ऊपर होती। किस माइनॉरिटी के व्यक्ति ने कंप्लेंट की है इसका पता तक हिंदू को नहीं बताया जाता। ओवरऑल एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जिसके अंदर हिंदू समाज के अंदर जो है गिल्ट भरी जा रही थी और उसका जो रीजन था वो था वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस के एक इंटरनल सर्वे में भी ये बात आई है कि उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण उनकी एंटी हिंदू छवि का बनना था। उस समय फिल्में आती थी जोधा अकबर जैसी और आज आ रही हैं तानाजी जैसी। उस समय गिल्ट भरा जा रहा था हिंदुओं के अंदर और आज भरी जा रही है प्राइड। और इसका फायदा जो है वो नरेंद्र मोदी को होता हुआ प्रतीत भी हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ हमेशा से कहा है कि ही इज अ हिंदू नेशनलिस्ट और इसीलिए धान के खेत में नाग फन फैलाए बैठे हैं। लेकिन यही जो नाग हैं ये कांग्रेस के समय में प्रजनन के लिए तैयार बैठे रहते थे। 20 अप्रैल 2004 जनरल इलेक्शंस का समय चल रहा था। उससे सिर्फ 2 महीने पहले फिल्म आती है फाइनल सॉल्यूशन। गुजरात दंगों पर होती है, कांग्रेस को फायदा होता है, कोई कुछ नहीं कहता। 2007 गुजरात इलेक्शन से जस्ट पहले परदानिया नाम की फिल्म रिलीज होती है, गुजरात दंगों पर होती है, कांग्रेस को फायदा होता प्रतीत होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। 2009 के जनरल इलेक्शन से पहले एक फिल्म आती है फिराक, गुजरात दंगों पर बनी होती है, कांग्रेस को फिर से फायदा होता प्रतीत होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन कितना बड़ा कोइंसिडेंस है यहां पर देखिए, हर इलेक्शन से पहले गुजरात दंगों पर फिल्म बनती है। 2014 के कश्मीर इलेक्शन से जस्ट पहले एक फिल्म आती है हैदर। उस फिल्म में अफवाह को खूब भर भर के गालियां दी जाती हैं। इससे किसका फायदा होगा आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन सारे लिब्रांडूज चुप बैठे रहते हैं। 2017 में पंजाब इलेक्शन से कुछ महीने पहले ड्रग्स के इशू पर एक फिल्म आती है उड़ता पंजाब, जो इशू पंजाब में उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई थी लेकिन सारे लिब्रांडोज मुंह में दही जमा कर बैठे थे। लेकिन भेड़ियों को देखकर सारी जोंक जो है उस ट्रैक पर चली जाती थी। कहती थी जैसे ही भैंस आएगी उसका खून पिएंगे। तो जैसे ही नेशनलिज्म पर फिल्म आती है सारे पिल्ले ठंड के मारे हाई जनवरी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया क्या आगे भी ऐसा ही होता रहेगा? जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, तो आगे भी ऐसा ही होगा, बच्चा पैदा हो और किन्नर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों ये है सच तानाजी के विरोध का। इस प्रकार का जो विरोध है वो आगे भी जारी रहेगा, ये मैं जानता हूं, मैं इतना भी भोला नहीं हूं। लेकिन आप बताइए क्या इस प्रकार की फिल्में आप आगे भी देखते रहेंगे या नहीं? इसके अलावा आप हमारे काम को सपोर्ट कीजिए patreon.com पर, ताकि हम आपकी आवाज को आगे बढ़ा सकें और ऊपर लेकर जा सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।